हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों 2024 से 2013 तक के पॉलिटी के PYQs की जो सीरीज है मुख्य परीक्षा के क्वेश्चंस को डिस्कशन करने की, ये चल रही है। हम 2024, 23, 22 और 21 के सभी क्वेश्चंस को पॉलिटी के हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। 2020 के क्वेश्चंस में हमने कल प्रवेश कर लिया था और कल हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। यदि आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो पूरी सीरीज मिल जाएगी। आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सुन सकते हैं, क्वेश्चंस की डिमांड को समझ सकते हैं और अपने हाथों से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आज का प्रश्न हमारे सामने है, आपके विचार में सहयोग, प्रतिस्पर्धा और टकराव ने भारत में संघ की जो प्रकृति है, यानी जो संघात्मक व्यवस्था है, उसको किस तरीके से आकार दिया है। 3 चीजें पूछी गई हैं, यानी सहयोगी संघवाद कहां दिख रहा है, प्रतिस्पर्धी संघवाद कहां दिख रहा है और टकराव कहां दिख रहा है केंद्र और राज्य के संबंधों में। अपने उत्तर को पुष्ट करने के लिए कुछ हालिया उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स के साथ हमें बताना पड़ेगा। यदि इसकी पृष्ठभूमि, यदि इसका पूरा स्ट्रक्चर देखें सॉरी, तो सबसे पहले भूमिका को बता देंगे, उसके बाद सहयोगात्मक संघवाद क्या होता है और कैसे ये काम कर रहा है, उसके कुछ उदाहरण देने पड़ेंगे। सेकंड नंबर पे प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद क्या है ना, वो कैसे काम कर रहा है, उसके क्या एग्जाम्पल हैं। और तीसरा जो पॉइंट होगा वो हमें दिखेगा, टकराव कहां दिखाई दे रहा है, उसके कुछ एग्जाम्पल बताने पड़ेंगे। और फाइनली निष्कर्ष लिखना पड़ेगा कि यदि हमें अपनी संघात्मक व्यवस्था को मजबूत बनाना है तो टकराव को कम करना होगा, कम से कम करना होगा, और सहयोगी व प्रतिस्पर्धी संघवाद को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि इन दोनों प्रणालियों के चलते ही हम राष्ट्र के विकास का मार्ग अग्रसित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन की डिमांड समझ में आ गई आई थिंक आप लोगों को। पूरी भूमिका में हम क्लियरली बता देंगे कि संघीय सरकार वो सरकार है जिसमें संविधान द्वारा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है। भारतीय जो संघवाद है वो एकात्मकता की ओर झुकाव वाली संघीय व्यवस्था विद्यमान है, लेकिन अद्वितीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण जो हमारी संघात्मक व्यवस्था है वो सहकारी यानी सहयोगी, प्रतिस्पर्धी और टकरावपूर्ण संघवाद की विभिन्न विशेषताओं को ग्रहण करने के लिए विकसित हुई है। यानी ये तीनों स्वरूप हमें हमारी संघात्मक व्यवस्था में दिख जाएंगे। ठीक है, तो भूमिका में हमने संघीय व्यवस्था की विशेषता बताते हुए भारत का संघ कैसा है और भारत के संघ में हमें ये तीनों जो विशेषताएं हैं ये कैसे समय समय पे देखने को मिलती हैं। सबसे पहले सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद में जो संघीय सरकार और राज्य सरकारें होती हैं वो राष्ट्र के विकास के दौरान एक साथ सहयोग करती हैं, मिलके काम करती हैं। दोनों में सहयोगात्मक संबंध हमें देखने को मिलते हैं। सहकारी संघवाद में केंद्र और राज्यों की क्षैतिज भागीदारी होती है, जहां वे व्यापक सार्वजनिक हित में सहयोग करते हैं। और सहकारी संघवाद एक शीर्ष से नीचे दृष्टिकोण है, जिसके तहत सरकार जो नीतिगत रूपरेखा है या इनपुट प्रदान करती है, लेकिन फिर भी जो राज्य होते हैं वो उन योजनाओं के, उन नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुल मिला के राष्ट्र के विकास की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों मिलके काम करते हैं, सहयोग के आधार पे काम करते हैं। और भारतीय संविधान में सहकारी संघवाद को इसके मूल हिस्से के तौर पे शामिल किया गया है। यानी ये जो सहकारी संघवाद है ये भारतीय संघवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता के तौर पे हम इसे देखते हैं। ठीक है, तो सहकारी संघवाद क्या होता है, भारत में ये कैसे काम कर रहा है, भारतीय संविधान के मूल आधार के तौर पे हम सहकारी संघवाद की व्यवस्था को देखते हैं। उदाहरण के तौर पे जीएसटी, तो जीएसटी के तहत बेसिकली जो जीएसटी परिषद है वो अप्रत्यक्ष कराधान पर निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार और राज्यों को एक साथ लाकर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है। इसी तरीके से आप जीएसटी परिषद का एग्जाम्पल लिख सकते हो। आप कोविड-19 महामारी पर जो प्रतिक्रिया केंद्र और राज्यों दोनों ने महामारी के दौरान लॉकडाउन, वैक्सीन वितरण और स्वास्थ्य सेवा संसाधन आवंटन में
समन्वय स्थापित करने के लिए मिलकर काम किया, जिससे संकट प्रबंधन में सहयोग की जो प्रभावशीलता है वो प्रदर्शित हुई, है ना। तो कोविड-19 महामारी के दौरान जो संकट प्रबंधन है उसमें भी सहकारी संघवाद हमें देखने को मिला। इसके अलावा 73वां 74वां संविधान संशोधन, ये भी सहकारी संघवाद का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। केंद्र राज्य निवेश समझौता, 14वें वित्तीय आयोग के सिफारिशों के आधार पे जो 42% हस्तांतरण हो रहा है राज्यों को, यानी ज्यादा से ज्यादा वित्तीय हस्तांतरण का जो मुद्दा है, ये भी सहयोगी संघवाद की अवधारणा को बढ़ाता है। तो एक मामला कंप्लीट हो गया। अब है दूसरा, प्रतिस्पर्धी संघवाद। बेसिकली इसमें राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की, जितने अलग अलग स्टेट्स हैं उनके बीच प्रतिस्पर्धा की परिकल्पना की जाती है। जब अलग अलग राज्य विकास के मुद्दों पे सकारात्मक प्रतिस्पर्धा करेंगे, है ना, तो एक राज्य दूसरे राज्य से ये सकारात्मक प्रतिस्पर्धा करते हुए विकास के पैमानों या विकास के जो मानदंड हैं उनको लागू करने का प्रयास करेंगे। इससे प्रत्येक राज्य का विकास सुनिश्चित होगा, और जब प्रत्येक राज्य का विकास सुनिश्चित होगा तो कहीं ना कहीं हम राष्ट्रीय विकास की अवधारणा को साकार कर पाएंगे। तो जब भारत ने वैश्वीकरण के दरवाजे खोले तो राज्यों के बीच सीमित संसाधनों के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा थी। नतीजतन राज्य अब असंतुलन और असमान स्थिति में है। ऐसे में प्रतिस्पर्धी संघवाद हाल ही में अलग अलग राज्यों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी तकनीक साबित हुआ है। ध्यान रखिएगा, जैसा नाम में दिख रहा है प्रतिस्पर्धी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद का उद्देश्य बेहतर है यदि इसका सकारात्मक प्रयोग किया जाए। तो एक राज्य से जब दूसरा राज्य विकास के पैरामीटर पर प्रतिस्पर्धा करेगा तो जो पिछड़ा हुआ राज्य है वो भी विकास के बेहतर पैरामीटर्स को लागू करने का प्रयास करेगा, और इस प्रतिस्पर्धी संघवाद के जो माहौल में प्रत्येक राज्य का विकास सुनिश्चित हो पाएगा। भारतीय संविधान में प्रतिस्पर्धी संघवाद को मूल रूप से शामिल नहीं किया गया है, लेकिन ये वैश्वीकरण के बाद विकसित हुई एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो भारत में अलग अलग लेवल्स पे देखी जा रही है। इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं, जैसे वाइब्रेंट गुजरात, रिसर्जेंट राजस्थान, नीति आयोग द्वारा जो अलग अलग विकसित सूचकांक है, SDG इंडिया इंडेक्स है ना, अलग अलग राज्यों की जो विकास के पैरामीटर्स हैं उनका पता लगता है एक साथ। तो जो पिछड़े हुए राज्य हैं वो बेहतर करने का प्रयास करेंगे। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, ये अलग अलग तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं ये भी प्रतिस्पर्धी संघवाद के जो संकल्पना है उसको बढ़ाते हैं। स्वच्छ भारत रैंकिंग, है ना, इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में केंद्र सरकार के फंड के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना शामिल है। यानी कई योजनाओं के संदर्भ में केंद्र सरकार ने ये पैरामीटर्स लागू कर रखे हैं और करने भी चाहिए कि जो राज्य कुछ पैरामीटर्स पे बेहतर करेंगे उन्हें ज्यादा फंडिंग दी जाएगी। तो बेहतर करने के लिए राज्यों के मध्य एक सकारात्मक कंपटीशन, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिसके चलते हम राष्ट्रीय विकास का जो एक आधार है उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके साथ ही कारोबार करने में आसानी संबंधी जो रैंकिंग है, कारोबारी माहौल के आधार पर राज्यों की जो वार्षिक रैंकिंग होती है उससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है, जिससे भारत में सुधार और निवेश का जो माहौल है उसमें सुधार हुआ है। फिर नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक, ये सूचकांक स्वास्थ्य परिणामों के आधार पर राज्यों को रैंकिंग देता है कि भाई स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियां और सेवा वितरण में सुधार के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करता है। तो प्रतिस्पर्धी संघवाद की संकल्पना भी अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से भारत में बड़े स्तर पे देखने को मिल रही है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है यहां जब केंद्र और राज्य के मध्य टकराव होने लगे स्पष्ट तौर पे। तो टकरावात्मक संघवाद की संकल्पना के स्तर पे यदि हम देखें तो केंद्र द्वारा राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण करने का परिणाम, यानी राज्यों के द्वारा अलग अलग मुद्दों पे केंद्र पे जब राज्य की शक्तियों का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया जाता है तो ये टकराव संघवाद की जो अवधारणा है ये उभर के सामने आती है। जैसे 370 के तहत कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को एक तरफा तरीके से रद्द करने के कई विशेषज्ञों ने संघवाद की भावनाओं के खिलाफ बताया। कई संवैधानिक विशेषज्ञों ने राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए समवर्ती सूची का उपयोग करने के लिए जो केंद्र सरकार
का जो फैसला है उसकी आलोचना की, है ना। इस तरीके के टकराव के अन्य एग्जाम्पल में हम राज्यपाल का पद ले सकते हैं, है ना। विशेष तौर पे ऐसे राज्य जो केंद्र की सरकार की विचारधारा से मेल नहीं खाते, वहां के राज्यपालों के द्वारा अपने पद के दुरुपयोग करने के मामले सामने आते हैं, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल इत्यादि में तमाम मुद्दे हमें देखने को मिले। इसके साथ ही कृषि विवाद कानून भी टकराव का ही एक एग्जाम्पल है। कृषि कानूनों के खिलाफ 21-22 में विरोध प्रदर्शन हुए और कुछ राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच टकराव हुआ। फाइनली इन कानूनों को निरस्त करने का फैसला लिया गया। पश्चिम बंगाल केंद्र तनाव का एग्जाम्पल भी हम टकराव के मुद्दे में लिख सकते हैं कि चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती जैसे मुद्दों पर पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के जो मध्य संघर्ष हुए, उसने भी भारतीय संघीय ढांचे में सत्ता को लेकर चल रही जो खींचतान है उसको उजागर किया है। कुल मिला के हमने यहां तक क्वेश्चन का एक ओवरऑल तीनों एस्पेक्ट समझ लिए विद एग्जाम्पल्स। यही तो क्वेश्चन की डिमांड थी। भूमिका बता दी, सहकारी संघवाद एग्जाम्पल्स, प्रतिस्पर्धी संघवाद एग्जाम्पल, टकरावात्मक संघवाद और एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं आगे बढ़ने का रास्ता क्या हो सकता है। तो हम बताएंगे सहकारी और प्रतिसंघवाद ही भारत का भविष्य है। प्रतिस्पर्धी संघवाद वह गतिशीलता उत्पन्न करता है जिसकी आवश्यकता है ना। इसके साथ ही प्रतिस्पर्धी संघवाद को संतुलित करने के लिए भी हमें सहकारी संघवाद के आधार की जरूरत है। भारतीय आंतरिक एकता को बढ़ावा देने के लिए संविधान को अर्थशास्त्र के साथ तालमेल बिठाने और संप्रभुता को बनाए रखने से पहले एकीकरण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। केंद्र और राज्यों के बीच जो टकराव है उसको समाप्त करने की आवश्यकता है और जो संवैधानिक आदर्श हैं, संवैधानिक अवधारणाएं हैं, उसको मजबूती से यदि लागू किया गया तो हम संघात्मक भावना को सुरक्षित व संरक्षित कर सकते हैं। इसके लिए हम केंद्र राज्य परिषद, जो अंतरराज्य परिषद है, उसका पुनर्गठन करें, है ना, और क्षेत्रीय परिषदों को मजबूत बनाएं। तो इस तरीके के प्रयास हम कर सकते हैं जिससे केंद्र राज्य के मध्य सहकारी संघवाद को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, फाइनली निष्कर्ष लिख देंगे कि एसआर बॉम्बई वाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट तौर पे कहा कि जो संघवाद है वो भारतीय मूल ढांचे का भाग है। हालांकि मजबूत एकात्मक पूर्वाग्रह और विशेष रूप से जिस तरीके से ये एकात्मक तौर पे विकसित हुआ है, वर्षों में विकसित हुआ है, उसके कारण कई संवैधानिक विशेषज्ञ भारतीय संविधान को संघवाद के बिना संघ, असमान राज्यों का संघ या प्रकृति में अर्ध संघीय के तौर पे वर्णित करते हैं। हालांकि जरूरत है संवैधानिक अवधारणाओं को मजबूती से लागू करने की और सहकारी संघवाद को मजबूत बनाने की। ठीक है, तो क्वेश्चन की हर एक लेवल पे जो डिमांड है वो कंप्लीट हो गई। आप एक बार फिर से क्वेश्चन पे आइए, अब आपको आसान लगेगा ये प्रश्न। आपके विचार में सहयोग, प्रतिस्पर्धा और टकराव ने भारत में संघ की प्रकृति को किस हद तक आकार दिया है? उदाहरण भी बताइए इसको पुष्ट करने के लिए। हमने भूमिका बता दी, सहयोगात्मक एग्जाम्पल, प्रतिस्पर्धा एग्जाम्पल, टकराव एग्जाम्पल एंड कंक्लूजन। आशा करती हूँ समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, SIP यदि 2025 में PT देना है UPSC का तो SIP प्रोग्राम से जुड़िए। LD लाइव कोड के साथ बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। P2I फाउंडेशन बैच, ये 2026 या 27 में जिन बच्चों को UPSC का अटेम्प्ट देना है, बेहतर तरीके से पूरी प्रिपरेशन करनी है, PT मेंस इंटरव्यू, तो इस बैच में हर एक लेवल की प्रिपरेशन इंक्लूड है। देर किस बात की, फटाफट जाएं, एडमिशन लें, अपनी सफलता को सुनिश्चित करें LD लाइव कोड का प्रयोग करके, है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी। अगला प्रश्न 2020 में पूछा गया, हाल के दिनों में भारत और UK, इंग्लैंड की न्यायिक प्रणालियां एक दूसरे से मिलती जुलती, वहां अलग अलग शब्द दिए थे, अभिसरण, अपसरण, मतलब एक दूसरे से मिलती जुलती और एक दूसरे से अलग होती हुई प्रतीत होती। मोटे तौर पे ये कह रहा है न्यायिक प्रथाओं या न्यायिक प्रणालियों के संदर्भ में दोनों देशों के बीच कंपैरिजन बताओ। समानता और कंपैरिजन, भिन्नता, है ना, सिंपल। भारत और UK की न्यायिक प्रणालियों में समानता के बिंदु क्या है, भिन्नता के बिंदु क्या है, दैट्स इट। तो सबसे पहले
स्ट्रक्चर की बात करें, भूमिका दोनों देशों में समानता न्यायिक आधार पे, न्यायिक प्रणाली के आधार पे ही समानता दिखानी है, अन्य आधारों पे नहीं। न्यायिक प्रणाली के आधार पे समानता क्या है कि बिंदु आ जाएंगे 5-6, असमानता, और फाइनली ये है इस क्वेश्चन का सार। ठीक है, अब यदि हम भूमिका की बात करें तो बता देंगे भारत और यूनाइटेड किंगडम दोनों ही संसदीय शासन प्रणाली को ये संसदीय शासन प्रणाली वाले लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। इसके अलावा इन देशों की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका किस तरीके से काम करती है उसको लेके भी काफी हद तक समानताएं हैं। ठीक है, न्यायिक प्रणाली कानून के शासन और न्यायिक मिसालों को दर्ज करने जैसी विशेषताओं को आत्मसात करते हुए जो भारतीय न्यायिक प्रणाली है वो विकसित हुई है। हमारी न्यायिक प्रणाली में काफी योगदान ब्रिटिश प्रणाली का भी है, हालांकि फिर भी हमें काफी भिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं भारतीय जुडिशियल सिस्टम और इंग्लैंड के जुडिशियल सिस्टम के बीच में। भूमिका बिल्कुल सिंपल। उसके बाद हम बताएंगे न्यायिक प्रथाओं में अभिसरण यानी समानता के तत्व क्या हैं दोनों देशों की न्यायिक प्रणालियों में। तो सबसे पहले न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ब्रिटेन के साथ साथ भारत में भी न्यायाधीशों को केवल गंभीर कदाचार के कारण तथा संसद के दोनों सदनों की सहमति से ही पद से हटाया जा सकता है। यानी दोनों देशों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रणाली है वो लगभग समान है। उसके बाद संविधान की व्याख्या। भारत और ब्रिटेन दोनों देशों की जो अदालतें हैं वो संविधान की सर्वोच्च व्याख्याकर्ता के तौर पे काम करती हैं। ठीक है, ये भी समानता है। कानून के शासन के आधार पे भी समानता होगी ही। दोनों देशों में कानून का शासन चलता है, यानी कि कानून सर्वोच्च है और प्रत्येक व्यक्ति कानून के अधीन रह के ही काम करेगा और किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। कानून सभी नागरिकों पर उनके सामाजिक आर्थिक अंतर के बावजूद समान रूप से लागू होगा। तो ये जो कानून के समक्ष समानता की अवधारणा है ये भी भारत और इंग्लैंड में समान रूप से देखने को मिलती है। अगला है रिट याचिका। कानून के शासन को कायम रखने के लिए रिट याचिकाओं का जो साधन, ये दोनों देशों की न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा कर सकता है। यानी रिट याचिका का प्रयोग दोनों देशों में होता है ना। फिर न्यायिक सक्रियता। हाल के वर्षों में दोनों देशों की न्यायपालिका सक्रिय हुई है, विशेष तौर पे जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों को लेके। अगला मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के संदर्भ में दोनों देश मौलिक अधिकारों की सुरक्षा पर बहुत जोर देते हैं। यूके में मानवाधिकार अधिनियम है 1998 का। तो मानवाधिकार अधिनियम 1998 में यूरोपीय मानवाधिकार सम्मेलन को घरेलू कानून में शामिल किया गया, जबकि भारत में तो स्पष्ट से हमने अलग से संविधान में मौलिक अधिकारों की व्याख्या व्यवस्था कर रखी है। तो कुल मिला के समानता के बिंदु बहुत आसान है, चाहे न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि हो, संविधान की व्याख्या का काम हो, कानून का शासन हो, रिट का प्रयोग हो, न्यायिक सक्रियता हो और मौलिक अधिकारों की रक्षा हो। भिन्नता कहाँ देखने को मिलती है? इंग्लैंड में संसद संप्रभु है, वहां की संसद कुछ भी कर सकती है ना, ध्यान रखिएगा। संसदीय संप्रभु का सिद्धांत के तहत जो ब्रिटेन में न्यायपालिका के पास संसद के किसी भी अधिनियम को रद्द करने का अधिकार नहीं, वहां पे संसद पावरफुल है। भारत में संविधान सर्वोच्च, और यदि देश की संसद संविधान के खिलाफ जाके कोई कानून बनाती है तो भारत की न्यायपालिका, जिसको संविधान का संरक्षण कर्ता माना जाता है, भारत की न्यायपालिका संसद के उस कानून को अवैध घोषित करने की भी शक्ति रखती है। यानी भारत में न्यायिक समीक्षा के आधार पर यदि हम देखें तो भारत की न्यायपालिका ज्यादा सशक्त है, मजबूत है इंग्लैंड की न्यायपालिका की तुलना में। तो न्यायिक समीक्षा के आधार पे, संसदीय संप्रभुता के आधार पे। अगला मूल संरचना का सिद्धांत। भारत में न्यायालयों ने मूल संरचना सिद्धांत को अपनाया है ना, और ये मूल संरचना का सिद्धांत कहता है कि यदि कार्यपालिका या विधायिका का कोई भी आदेश या कानून मूल ढांचे की संकल्पना के अगेंस्ट है तो न्यायपालिका इस प्रकार के आदेश या कानून को अवैध घोषित कर सकती। कार्यपालिका ऐसा या विधायिका ऐसा कोई कार्य कर ही नहीं सकती, जबकि ब्रिटेन में ये मूल संरचना हमें देखने को नहीं मिलती है ना। तो ये तीसरा डिफरेंस हो गया। एकीकृत त्रिस्तरीय प्रणाली के आधार पे भी अंतर है।
इंग्लैंड में हमें एकीकृत कानूनी प्रणाली नहीं देखने को मिलती। जैसे इंग्लैंड और वेल्स में एक प्रणाली है, स्कॉटलैंड में दूसरी, उत्तरी आयरलैंड में तीसरे प्रकार की। भारत के संविधान में एकीकृत न्याय प्रणाली देखने को मिलती है और इस एकीकृत न्याय प्रणाली के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारत में की गई है। तो इस आधार पर भी अंतर है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में भी अंतर है। ब्रिटेन में संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग बना है, जबकि भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायालयों के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति वो कॉलेजियम प्रणाली के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति के आधार पर भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। बाकी संवैधानिक ढांचा, भारत में लिखित संविधान है जो देश के सर्वोच्च कानून के तौर पे काम करता है, जबकि इंग्लैंड में अलिखित संविधान है जो विधियों, सामान्य कानून और सम्मेलन पर आधारित है। तो कुल मिला के प्रश्न क्या था? कई बच्चे प्रश्न में ही उलझ के रह गए, अभिसरण अपसरण क्या है? कुछ नहीं है भाई, सिंपल, आगे स्पष्ट भी कर दिया। दोनों देशों की न्यायिक प्रणाली में समानता असमानता बतानी है, तो भूमिका बता दी। क्या क्या समानता है डिटेल से देख लिया, क्या क्या असमानता है, चाहे संसद की संप्रभुता, न्यायिक समीक्षा, मूल ढांचे का सिद्धांत, एकीकृत जुडिशियल सिस्टम के आधार पे अंतर है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के आधार पे, और संवैधानिक ढांचे यानी लिखित संविधान के। और आगे हम कह सकते हैं कि दोनों देशों में कुछ समानताएं हैं, कुछ असमानताएं हैं, लेकिन भारतीय न्यायपालिका लोकतंत्र और कानून के शासन की रक्षा के लिए दुनिया भर की सर्वोत्तम प्रथाओं से विकसित और सीखी है ना। और भारत की जो न्यायपालिका है वो ज्यादा सशक्त है ब्रिटेन की न्यायपालिका की तुलना में, है ना। निष्कर्ष यही। कैसा था क्वेश्चन? लेकिन खाली सुनने से याद नहीं होगा, है ना। एक बार थोड़ा जद्दोजहद अभी कर लोगे तो शायद भविष्य आसान हो जाएगा, है ना। मुख्य परीक्षा में ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे। तो इसलिए इन दोनों प्रश्न को लिखने का अभ्यास जरूर करना। इसके साथ ही LD लाइव कोड के साथ आप P2I बैच में या SIP 2025 में PT देना है तो SIP में एडमिशन ले लो, और 26-27 के लिए समग्र प्रिपरेशन करनी है तो P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ जाओ। LD लाइव कोड के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD लाइव और एडमिशन ले लेना है। आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। आशा करती हूँ परिचर्चा अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। अपना ख्याल हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।